नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 21 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, क्विज शुरू होने से पहले वही बातें, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो चलते आज का पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विच इरिगेशन प्रोजेक्ट द स्टेटमेंट रेफर्स टू। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। दोस्तों, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में है। ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब न्यूज से आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल stated on October 20, 2020 that environmental clearance granted to the Kaleshwaram lift irrigation project in Telangana having a retrospective effect is in violation of legal requirement। तो दोस्तों, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक एनवायरमेंटल रिलेटेड केस फाइल हुआ है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है टू सजेस्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स। तो बेसिकली पिटिशन में यही बोला गया है, जब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम हुआ था तब एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिस तरह से लेना चाहिए उसी तरह लिया नहीं। अब इसके बारे में आगे न्यूज़ और निकलेंगे, कमेटी के रिपोर्ट आएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। दोस्तों, इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो, जहां पानी की कमी है, जहां एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए पानी की कमी है, वहां पानी सप्लाई किया जाता है। तो नॉर्मली कनाल के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है या कुछ टैंक्स बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली क्या होता है, जो डैम से जब इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो पानी नीचे गिरता है ना, तो वो ऊपर से नीचे कनाल में चला जाता है। तो वो ग्रेविटी फ्लो होता है। बेसिकली डैम की रिजर्वियर जो है वो ऊपर होता है और कनाल जो है नीचे रहता है। तो ग्रेविटी फ्लो से पानी ऊपर से नीचे आता है। पर जब लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है ना दोस्तों, ये ग्रेविटी फ्लो नहीं होगा, पानी को पंप करना पड़ता है कनाल में। तो वो ज्योग्राफिकल एरिया से डिपेंडेड है। बेसिकली कुछ एरिया में क्या है, पानी नीचे रहता है और कनाल ऊपर होता है। ठीक है, तो पानी क्या है, पंप के थ्रू पंप करता है कनाल में और सप्लाई करता है। तो इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स को लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, राइट। तो यही डिफरेंस है, उसमें ग्रेविटी फ्लो नहीं होता। ठीक है, पंप के थ्रू पंप करना पड़ता है। अब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट is a multi-purpose irrigation project of the Telangana government. The project is being constructed on the meeting point of river Godavari and river Pranahita। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गोदावरी रिवर एंड प्राणाहिता रिवर के मीटिंग पॉइंट में बनाया गया है। द प्रोजेक्ट वाज अर्लियर कॉल्ड एज द प्राणाहिता चेवेला प्रोजेक्ट एंड नेम्ड एज कालेश्वरम प्रोजेक्ट इन 2014। ठीक है, तो पहले इसका नाम था प्राणाहिता चेवेला प्रोजेक्ट, 2014 से कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना दिया। Project will provide irrigation and drinking water to backward areas of Telangana। ठीक है, it will further help to restore the groundwater level by shifting the usage of groundwater from irrigation towards usage of surface water for irrigation। देखो दोस्तों, जहां पानी की कमी होती है, ठीक है, वहां ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। तो ग्राउंड वाटर एक लिमिट से ज्यादा आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तब इससे बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए और उनको पानी सप्लाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, इट विल फर्दर हेल्प टू रिस्टोर द ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, कैसे रिस्टोर होगा, क्योंकि अब पानी ये जो कैनाल के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर को कम इस्तेमाल होगा, राइट। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या क्या था, इट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी एंड रिवर प्राणाहिता। प्रोजेक्ट वाज अर्लियर कॉल्ड एज प्राणाहिता चेवेला प्रोजेक्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें रिलेट कर सकता है हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट से, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड बाय। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO। दोस्तों, हमें पता ही है, इंडिया में प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स किसका काम है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम है, जिसका हेड रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ब्रेवो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, द इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज टू प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये हमारा स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम क्या है पता चल गया, इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिपेयर करना, ठीक है। अब देखो ये जो इनकी जो हायरार्की है, ठीक है, ये देखो एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की कौन रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स अपॉइंट होता है। अब बूथ लेवल ऑफिसर्स का काम क्या हमें पता है, ये इलेक्शन होने से पहले लोग जो वोटर्स लिस्ट है उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे नाम, हम उस इलाके में रहता है और हमारा नाम अगर वोटर्स लिस्ट में नहीं है, तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब इनको जाके देखते हैं, वो पूरा सेग्रीगेट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, इसके बाद एंड लिस्ट कराता है, राइट। BLOs hand over the forms thus collected to the designated offices and EROs for further actions. During the time when continuous revision and updating is going on, BLOs may be used for the identification of dead and shifted voters on specified dates prescribed for the purpose of EC, 1 week in each half of a year. देखो दोस्तों, BLO इस तरह फॉर्म कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो इनके ऊपर ऑफिसर्स है एंड सब्सिक्वेंटली ERO तक पहुंच जाते हैं फॉर फर्दर एक्शन। देखो इसमें जब कंटिन्यूस रिविजन एंड अपडेटिंग होते रहते हैं तब क्या करते हैं, जो जिनकी मौत हो गई डेड एंड शिफ्टेड वोटर, जो शिफ्ट हो गया उधर से माइग्रेट हो गया, उन सबका लिस्ट लेते हैं, फिर फाइनली एक करेक्ट लिस्ट बनाता है, राइट। इन एन इलेक्शन ईयर BLO's task begins with the publication of draft rolls till the completion of the second supplement according to a specific program approved by the ECA। इसी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। BLO का टास्क सब पहले शुरू होता है कहाँ, सबसे पहले एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वो पब्लिश करते हैं। वो देखने के बाद हम देख सकता है कि हमारा नाम है कि नहीं, हमारे एड्रेस सही है, ठीक है, हमारे नाम सही तरह से लिखा है, ठीक है। सुपरवाइजरी ऑफिसर मेंटेन चेक्स ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय BLOs एंड क्लोजली मॉनिटर। तो BLO के जस्ट ऊपर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर भी रहता है। तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था इलेक्टोरल रोल के बारे में। वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। सेक्शन 13B, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद ध्यान रखना। सेक्शन 13B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रहता है, उनका काम रहता है इलेक्टोरल रोल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ गोविंद देव जी टेम्पल जयपुर, खाटू श्याम जी सिकार एंड नदद्वारा राजसमंद इन राजस्थान आर प्रोजेक्ट्स सैंक्शनड अंडर थीमेटिक सर्क्यूट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूट द अबव स्टेटेड प्रोजेक्ट्स कैन बी रिलेटेड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, कृष्णा सर्क्यूट। दोस्तों, रामायण एंड कृष्णा सर्क्यूट क्या होता है? रामायण एंड कृष्णा सर्क्यूट आर एमंग 15 थीमेटिक सर्क्यूट्स आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो दोस्तों, स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक स्कीम था अपने इंडिया में जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और लोगों को जगह आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बहुत सारे सर्क्यूट बना दिए, बेसिकली थीमेटिक सर्क्यूट्स वो बहुत सारा है, जैसे रामायण सर्क्यूट, कृष्णा सर्क्यूट, इन एडिशन देखो नॉर्थ ईस्ट सर्क्यूट, बुद्धिस्ट सर्क्यूट, हिमालयन सर्क्यूट, कोस्टल सर्क्यूट, डेजर्ट सर्क्यूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक एक सर्क्यूट के अंदर कुछ जगहों को डाल रखा है, राइट। अब देखो हमारे रामायण सर्क्यूट में अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवर, पुराण, चित्रकूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ लेना आप लोग। कृष्णा सर्क्यूट में द्वारका, नदद्वारा, जयपुर एंड शिकार, कुरुक्षेत्र एक्सेट्रा है, ठीक है। इन एडिशन टू रामायण एंड कृष्णा सर्क्यूट 13 थीमेटिक सर्क्यूट, टोटल कितना है? 15 है, ठीक है। 15 में 2 तो बता दिए, रामायण एंड कृष्णा है, बाकी इधर लिखा है बुद्धिस्ट, हिमालयन, कोस्टल, डेजर्ट, ट्राइबल, एक्को, वाइल्ड लाइफ, रूरल, स्पिरिचुअल एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ठीक है। It has been identified for development of tourism infrastructure in the country, including pilgrimage sites under the स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये आइडेंटिफाई किस लिए किया है? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसमें एक स्कीम का नाम क्या है? स्वदेश दर्शन स्कीम। द मिनिस्ट्री ऑल्सो हैज द प्रसाद स्कीम, देखो नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। देखो दोस्तों, टूरिज्म एक मेन सेक्टर है। अब कोविड-19 के वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया है, फिर भी इस तरह की क्वेश्चंस मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तब आप इस तरह की स्कीम जो है ना, जैसे सर्क्यूट्स के बारे में, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में और जो प्रसाद स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव।
ये सब के बारे में लिखोगे ना, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस इन द कंट्री, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन के लिए, पिलग्रिमेज सेंटर्स की सपोर्ट के लिए, प्रमोशन के लिए कौन सा स्कीम है गवर्नमेंट का? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का प्रसाद स्कीम है, राइट। अंडर द स्कीम 25 साइट्स और सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरह की स्कीम से जो भी जगह इसके अंदर आता है ना, उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होगा और उधर के डेवलपमेंट भी होगा, राइट दोस्तों। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू न्यू स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखते हैं दोस्तों, पहले न्यूज से आया था दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया आर ऑन द वर्ज ऑफ एन आर्म्स कंट्रोल डील दैट वुड फ्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन ईच साइड एंड एक्सटेंड द न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट फॉर ए ईयर। देखो दोस्तों, हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों के पास बहुत सारे एडवांस मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, डिलीवरी व्हीकल्स है। ठीक है। अब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था स्टार्ट करके। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है मैंने बता दिया आपको, इधर लिखा है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो जैसे ये फुल फॉर्म कहता है वैसे इसका मतलब है स्ट्रैटेजिक आर्म्स के रिडक्शन करना। आपने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, एनपीटी, इस तरह की ट्रीटी सुना होगा, मतलब ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं करना है वेपन्स को। ये कुछ कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है। तो इस तरह यूएसए एंड रशिया जो सुपर पावर्स के, इनके बीच में एक ट्रीटी है कि दोनों अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, बेसिकली स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स मतलब वही होता है जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है। तो इस तरह की आर्म्स को थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है, इसके नंबर्स में लिमिट रखो, यह है इसका मतलब। अब इसके बारे में देखो, इट एंटेड इनटू फोर्स ऑन 5 फरवरी 2011। ठीक है, 2011 5 फरवरी को फोर्स में आया था। इट इज ए सक्सेसर टू द स्टार्ट फ्रेमवर्क। देखो इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था ना दोस्तों, तब एक स्टार्ट फ्रेमवर्क बनाया था। उसमें भी क्या लिखा हुआ था, दैट लिमिटेड बोथ साइड्स टू 1600 स्ट्रैटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स एंड 6000 वॉरहेड्स। देखो दोस्तों, इस तरह की जब ट्रीटी बनता है तो करेक्ट नंबर दिया जाता है, मतलब कितने वॉरहेड्स, कितने डिलीवरी व्हीकल्स आप अपने आर्सेनल में रख सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ये किया था। It continues the bipartisan process of verifiably reducing US and Russian strategic nuclear arsenals by limiting both sides to 700 strategic launchers and 1,550 operational warheads. Right? It will lapse in February 2021 unless extended for a 5-year period. देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये फरवरी 2021 को एक्सपायर होने वाला है। अब बात ये चल रहा है और 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जाए। अब न्यूज से आया था, आज आया था न्यूज़पेपर में कि रशिया ऑलरेडी रेडी है, बस यूएसए की वेटिंग में है। अब ये जल्दी जल्दी ये ट्रीटी साइन हो जाएगा, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट से एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा था, इट इज ए न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यूएस एंड रशिया के बीच में है। इट विल लैप्स इन फरवरी 2021 अनलेस एक्सटेंडेड फॉर ए 5-year पीरियड। बिल्कुल सही है, इसलिए ये सब न्यूज आ रहा है। द टर्म स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स अप्लाइज टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉयड बाय स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स सुनते ही आपको ये याद आना चाहिए, ये जो है स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है वही है जो डिप्लॉयड बाय स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड रहता है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतमाला परियोजना विच आर करेक्ट। वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या कह रहा है, भारतमाला परियोजना इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज एंड कोस्टलाइन। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली फॉर अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज एंड कोस्टलाइन एक परियोजना है जिसका नाम है सागरमाला। ये भारतमाला की बात हो रही है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द बजट फॉर द स्कीम इज कंप्लीटली मैनेज बाय बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। ये गलत है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। स्टेटमेंट नंबर 3 जो सही है, one of the main objective of the Bharatmala is improvement in efficiency of existing corridors through development of multi-modal logistic parks. अब multi-modal logistic parks and elimination of choke point क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी will lay down the foundation stone for the India's first multi-modal logistic parks in Assam। दोस्तों देखो, आसाम एक multi-modal logistic parks आने वाला है। अब multi-modal logistic parks क्या है दोस्तों, देखो
आपने बहुत सारे ट्रक्स देखे होंगे, लॉरीज देखे होंगे जो लॉजिस्टिक्स कैरी करते हैं। तो कभी सोचा है ये लोग 3-4 या 5-6 या 7-8 दिन का सफर होता है उनका। तो इन लोग जब जाते हैं ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इनको ठीक से गाड़ी पार करने के लिए, रहने के लिए, या इनके लिए कोई कुछ मेंटेनेंस फैसिलिटीज के लिए जगह नहीं होती। तो इस तरह की जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होगा ना, यहां ये लोग गाड़ी जाके पार्क कर सकता है और ये एसेंशियल मेंटेनेंस है वो करवा सकता है, रह सकता है, बहुत सारे बेसिक अम्यूनिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक हब रहेगा ये। तो ये होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। इस तरह की कई पार्क्स आने वाला है। तो अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया कहां, आसाम में, तब शॉर्टली आसाम में शुरू हो जाएगा। अब भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया मिस्टर नितिन गडकरी 2017। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी। देखो, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जो बना दिया था ये, क्योंकि कोने से कोने तक इंडिया में हर जगह तक कनेक्टिविटी बनाना इसका काम था, रोड्स बनाना बेसिकली, और जो एक्सिस्टिंग रोड्स है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना। द बजट फॉर द स्कीम इज मैनेज बाय द सेस कलेक्टर ऑन पेट्रोल एंड डीजल एंड द टैक्स कलेक्टर ऑन टोल बूथ्स। देखो दोस्तों, बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट तो है भारतमाला परियोजना के लिए, पर उसके अलावा जो फंडिंग है ना इसका, ये कहां से होता है, सेस कलेक्टेड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। देखो, पेट्रोल एंड डीजल में जो टैक्स लगता है उसके ऊपर एक सेस भी है। सेस मतलब वही होता है जो एडिशनल टैक्स या एडिशनल ड्यूटी जो लगता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको सेस बोलते हैं। तो इस तरह भारतमाला परियोजना के लिए भी सेस लगा दिया था ऑन पेट्रोल एंड डीजल एंड टैक्स कलेक्टर ऑन टोल बूथ। जो टोल बूथ हम पैसे देते हैं उसकी भी जो टैक्स होता है उससे। तो ये सब फंडिंग भारतमाला परियोजना को मिलता है, केवल बजटरी सपोर्ट नहीं है। तो हमारे जो स्टेटमेंट 2 है इसीलिए गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, बजट फॉर द स्कीम इज कंप्लीटली मैनेज बाय द बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। ये गलत है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतमाला इज इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ द एक्सिस्टिंग कॉरिडोर्स थ्रू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एलिमिनेशन ऑफ चौक पॉइंट। मैंने आपको बता दिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होता है। अब एलिमिनेशन ऑफ चौक पॉइंट क्या है दोस्तों? चौक पॉइंट वही होता है जब एक गाड़ी सफर करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है, तब बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, जैसे कि रिवर्स, जैसे कि बहुत पहाड़ी एरियाज या कुछ भी हो, जो भी उनका सफर को रोक सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इस तरह की चौक पॉइंट्स को एलिमिनेट करना। तो क्या होगा, अगर रिवर के ऊपर ब्रिज बना दिया, पहाड़ी एरिया को थोड़ा तोड़ के रोड अच्छा बना दिया, तो इस तरह की चौक पॉइंट्स को एलिमिनेट करना भी भारतमाला परियोजना का एक ऑब्जेक्टिव है। राइट दोस्तों, तो हमारी स्टेटमेंट 3 ओनली करेक्ट है। राइट, तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था, आंसर इज ऑप्शन सी, किरिबाती आइलैंड्स। अगर आप मैप में देखोगे, किरिबाती आइलैंड्स आपको ईस्टर्न मोस्ट टिप दिखाई देगा। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में आता है। ये हमारी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड मतलब यूटीसी से 14 आवर्स आगे है। सो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ टू सी द फर्स्ट रेस ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, तो सबसे पहला न्यू ईयर किरिबाती आइलैंड्स में मनाया जाता है। आप मैप देखोगे तो किरिबाती आइलैंड्स का पोजीशन और इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। राइट, तो आज का क्वेश्चन यह है दोस्तों, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? जो अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार में जो अंडमान आइलैंड्स है, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा फॉरेन कंट्री है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। इस पीपीटी की भी पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में शाम तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।